नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और अब बात करते हैं उस काउंटडाउन की जो शुरू हो चुका है। बात चाहे कूटनीति की हो या बिजनेस की, सिक्का उसी का चलता है जो हर मोर्चे पर सबसे ताकतवर हो। यही वजह है भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, तो दूसरे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन दोनों में भारत के लिए कौन होगा बेहतर, आज इसी पर करेंगे बात। नवंबर से करीब 24.5 करोड़ मतदाता नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डालेंगे। इस बार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में मुकाबला काफी कड़ा है। कई सर्वे के सामने आया है कि दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये चुनाव भारत के लिहाज से कितना अहम होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मयूर पारिक जुड़ेंगे, लेकिन पहले चलते हैं अपने सहयोगी वरुण के पास, जो कारोबार के लिहाज से अमेरिकी चुनाव के नतीजों की अहमियत को समझा रहे हैं। किसकी सरकार आने पर किस सेक्टर की कंपनियों को फायदा होगा या नुकसान होगा, पूरी रिसर्च के साथ जुड़ गए हैं वरुण। डेफिनेटली बड़ा इवेंट है और जाहिर सी बात है इस इवेंट का असर जो है ग्लोबली सारी कंट्रीज़ पे होने वाला है और काफ़ी सारे सेक्टर्स पे होने वाला है। और सबसे बड़ा सेक्टर देखिए इंडिया के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर सबसे बड़ा है। और आपको याद होगा इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट यूएस के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे H1B वीज़ाज़ है उस पर कर्व करने की कोशिश की थी। तो इस बार भी अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो H1B वीज़ाज़ जो है उनमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको सख्ती देखने मिले। हालांकि डिपोर्टेशन पॉलिसी जो है उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सप्लाई की लेबर सप्लाई की कमी भी आ सकती है। इसके चलते वेजेस वहाँ बढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ इंडिया के H1B वीज़ा जो है उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। वही कमला हैरिस अगर यहाँ पे जीती तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे। अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया तो इसका असर भी आपकी आईटी कंपनीज़ पे होने वाला है। तो कोई भी जीते आईटी कंपनीज़ पे इसका असर आपको ज़रूर देखने मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि सेमीकंडक्टर जो है उसको बढ़ावा देंगी, तो ये एक फ़ायदा होगा। ट्रंप ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसके चलते पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है वहाँ पे आप नज़र रखेगा। अब बात करें ऑटो सेक्टर की, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है पार्टी वो क्लीन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है, जबकि अगर आप रिपब्लिकन्स को देखेंगे तो वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहती है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको जो हमारे यहाँ की कंपनीज ईवी पार्ट सप्लाई करती है उस पर होगा, खासकर सोना BLW, संवर्धन मदरसन जैसी कंपनीज। लेकिन अगर यहाँ पे कमला हैरिस जीतती है तो उस पर ज़्यादा असर होगा नहीं। लेकिन हाँ, इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ावा देने से क्लास 8 ट्रक्स बनाने वाली कंपनी जैसे कि भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग को फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे नज़र रखेगा। फार्मा सेक्टर, इनका भी बड़ा डिपेंडेंस है यूएस के मार्केट पे, और यहाँ पे दोनों वैसे तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फार्मा की कॉस्ट कम हो। हालांकि यहाँ पे अगर कीमतें घटती है या कुछ भी होता है तो इंडियन जेनरिक कंपनीज जो है उन पे इसका इम्पैक्ट देखने आपको ज़रूर मिल सकता है। वही केमिकल सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो जाहिर सी बात है उनका फोकस जो है फॉसिल फ्यूल्स पे होगा। तो जाहिर सी बात है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और बाकी जो कंपनीज है वहाँ पर आप नज़र रखेगा। इसी तरह टेक्सटाइल, टाइल्स, वायर्स एंड केबल्स, यहाँ पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते तो उन्होंने कहा था, वैसे भी हमेशा कहते हैं कि हम चाइना पे टैरिफ ज़्यादा लगाना चाहेंगे, तो इंडिया को इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा भी हो सकता है। तो अब कौन जीतता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ हमारे यहाँ काफ़ी सारे सेक्टर्स है जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आपको वोटिंग कल से शुरू होते हुए नजर आएगी। लेकिन यूएस का जो इलेक्शंस है वो काफ़ी अहम रखता है, ना सिर्फ वहाँ के लिए बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए। हम यहाँ पे भारत की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट आता है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट होगा, और साथ ही साथ आगे जाके किस तरीके की पॉलिसी होंगी भारत के लिए, किस तरीके से नज़रिया होगा भारत के लिए, वो इम्पॉर्टेंट होगा। एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर अगर कमला हैरिस आती हैं तो क्या होगा,
डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्या होगा। एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए अप्रोच रहेगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रहेगा ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अप्रोच। एक तरफ से ट्रंप बार बार ये बोल रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव पॉलिसी है वो अपनानी चाहिए ट्रेड टाइज को लेके। तो यहाँ पे उनका कहना है कि भारत जैसे देश हैं वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट उसका फायदा उठा रहे हैं। वहीं कमला हैरिस की अगर अप्रोच की बात करें तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीलेटरल ट्रेड पे फोकस रहा है। इसी तरीके से अगर हम वीज़ा पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के बयान आए हैं। एक तो बयान ये आया है कि ट्रंप ने बोला था कि जो वीज़ा के नॉर्म्स हैं वो थोड़े से टाइटन होने चाहिए, जिससे जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं जो यूएस में काम कर रहे हैं वहाँ पर असर पड़ेगा। और कमला हैरिस के स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने बोला था कि इस तरीके से रिफॉर्म होने चाहिए कि स्किल्ड लेबर्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, ना सिर्फ टाइटनिंग, ना सिर्फ लोकल्स को फायदा बल्कि स्किल्ड लेबर को ध्यान रखना चाहिए। तो एक ये नजरिया जो है वो इंपॉर्टेंट होगा कि कौन चुन के आता है राष्ट्रपति चुनाव में, उससे तय होगा कि जो आईटी कंपनीज हैं, जो बाकी कंपनीज हैं जहां पर वीज़ा का बहुत सारा असर पड़ता है, तो वो एक देखने वाली बात होगी। इसी तरीके से डिफेंस और स्ट्रैटेजिक टाइप्स हैं उन पर भी नज़र रहेगी कि जो भी चुन के आता है उसका भारत पर सीधा असर होगा। ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था कि यूएस इंडिया की पार्टनरशिप और मिलिट्री स्टेट्स में होनी चाहिए, तो वो भारत के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। वहीं अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो उन्होंने मल्टीलेटरल अलायंस का यहाँ पर भी सपोर्ट किया था। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं। मयूर जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं पहली चीज़ जो आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ट्रंप साहब चुन के आ जाते हैं तो भारत पे क्या असर होगा, और अगर कमला हैरिस जी चुन के आ जाती हैं तो उनका क्या असर होगा, खासकर इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इसे बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह जो है वो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में देखा जा रहा है। हालांकि यूएस के जो चुनाव हैं वो तमाम चुनाव जो हैं वो अब तक बाइपोलराइज्ड ही रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दोनों ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बहुत कम मुद्दों पर सहमत होते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा हो, इमिग्रेशन का मुद्दा हो, H1 वीजा का मुद्दा हो, या फिर अमेरिका की नागरिकता देने का मुद्दा हो, विश्व में चल रहे युद्धों को लेकर अमेरिका का क्या रुख है, इस रुख को लेकर भी दोनों के जो पूरे फोकल पॉइंट है उसमें बदलाव है। यहां तक कि इंडिया को लेकर भी इन दोनों कंट्री के बीच में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, मतांतर है। देखिए, मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप इनके पूरे के पूरे कैंपेन को। बिल्कुल राष्ट्रवाद, मतलब हमारे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम, फिर परिवार और अंत में मैं खुद, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका फर्स्ट इसकी बात कर रहा है। भारत में जिस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये बात करती है कि आप लिबरल रहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, हर आदमी को स्वतंत्रता की छूट होनी चाहिए। हम इसी तरह की सिमिलर बातचीत कमला हैरिस के मुंह से सुन सकते हैं कि भैया लिबरल होना चाहिए, पॉलिसी ओपन होनी चाहिए, इमिग्रेंट्स जो है उनको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है, ये बाहर से आए हैं उन्हें बाहर निकाल। और आज सुबह को कमला हैरिस ने अपना फोटोग्राफ जो था अपनी मां के साथ में ट्वीट किया और कहा कि 1900 की शुरुआत में मेरी मां जो थी वो अमेरिका आई थी और आज मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद की महिला उम्मीदवार बनी हूं और इसका मुझे गर्व। तो बिल्कुल साफ तरीके से दोनों के बीच में एक सीधा अंतर दिख रहा है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साफ शब्दों में बोल चुके हैं कि इंडिया कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट करता है, उसे ट्रेड ट्रीटी का लाभ मिलता है, लेकिन अमेरिका के ट्रेड में अमेरिका को जो है वो नुकसान जाता है।
यही बात वो बता चाइना रहे हैं के कि लिए भी दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं अपनी अपनी तरफ से, एक तो इमोशनल एस्पेक्ट, जैसे आपने कमला हैरिस जी का एग्जांपल दिया, बिल्कुल नतीजे पास, अभी इलेक्शंस पास हैं तो दोनों अपनी अपनी बाजी फेंक रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे समझना चाहूँगा, जैसे आप समझा रहे थे कि ट्रंप नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ चल रहे हैं और कमला हैरिस जी जो ज़्यादा से एकोमोडेटिव या मल्टीलेटरल अप्रोच के साथ चल रही हैं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके हिसाब से? देखिए, भारत की नजर पूरी तरह से अमेरिका के चुनाव पे बनी हुई है और इसीलिए आज स्टॉक मार्केट में हमें इतनी ज्यादा जो है गिरावट देखने मिली। एक तो फेड के रिजल्ट्स भी आने हैं और ऊपर से अमेरिका का चुनाव। भारत देश में लोग ये मानते हैं कि यदि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो वो भारत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती है तो उनकी पॉलिसीज जो है वो शायद इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वहां जाके एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वहां जाके बिजनेस करते हैं, तो उनकी पॉलिसीज जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है। लेकिन कमला हैरिस, उनके पीछे जो बाइडेन थे और उसके पीछे बराक ओबामा थे, उन पूरे रिजीम के दौरान हमने देखा कि वो इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के फाइनेंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो इंडिया फर्स्ट ये उनका अप्रोच हमें कम देखने मिलता है। जबकि जब डोनाल्ड ट्रंप हमें दिखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में, आप उनके स्टेटमेंट्स देखिए। उन्होंने कहा था कोरोना के समय में कि भारत की तरफ से अगर हमें समय पर दवाइयां नहीं मिली तो इंडिया को कैसे ठीक करना ये मुझे आता है। और इसी प्रकार से उनकी बयानबाजियां चलती रहती हैं। लेकिन जब कभी क्षेत्रीय सुरक्षा यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफेंस के इश्यूज आते हैं तो वो इंडिया को हमेशा तरजीह देते हैं और भारत के साथ हमेशा खड़े होते हुए दिखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, बांग्लादेश का हो, चाइना का हो या श्रीलंका का। तो भारत के लिए दोनों ही राष्ट्रपति पद में से जो भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस दोनों देखने मिलेंगे। अगर कमला हैरिस जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के साथ में रिलेशंस जो है वो नए सिरे से उन्हें रीएस्टैब्लिश करने होंगे, कुछ चीजें करेक्शन पे जाएगी और ये चीज हमें देखने मिलेगी। जिस तरह से जो बाइडेन ने कनाडा का साथ दिया और जिस तरह से जो बाइडेन ने खुलकर भारत के खिलाफ बयान दिए कैमरे पर आकर, और जो उनके स्टेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी भारत के खिलाफ बात की, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का विषय बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी जाहिर सी बात है, लेकिन हमने देखा है नतीजों में इस तरीके की बयानबाजी हो जाती है, लेकिन जो पॉलिसीज होती हैं वो थोड़े लॉन्ग टर्म चलती हैं। मान लीजिए अभी कुछ बयान आ गए होंगे एंटी इंडिया, लेकिन जो पॉलिसी है वो एक गोइंग कंसर्न जैसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, उस तरीके से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई आएगा और कल को आके सारी पॉलिसीज चेंज कर देगा, वैसा कम ही देखा गया है। और मैं इसमें आपका मत चाहता हूं कि ये जो बयानबाजी आई है वो क्या सिर्फ इलेक्शन तक सीमित रहेगी, खासकर हम ट्रंप की अगर बात करें। अदरवाइज तो पहले जो प्रोजेक्शन आया था खासकर पिछले टर्म में कि ट्रंप इज इंडियाज फ्रेंड, यहाँ पे मोदी जी तो वहां पे कैंपेन में भी एक बार साथ नजर आए थे। तो पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, पर्सन जो है ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ये कोई ऐसा देश नहीं है कि राष्ट्रपति ने चाहा और देश ने कर दिया। वहां पर एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर सिस्टम है जिसके नियम है, नीतियां हैं और जिसके हिसाब से अमेरिका जो है पूरे विश्व में काम करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो अपने आप में भी एक महत्व रखता है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस समय फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आस पड़ोस के देश में यानी कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया वीक होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में क्राइसिस है, श्रीलंका में ऐसी गवर्नमेंट बनी है जो कि इंडिया के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं है। पाकिस्तान जो है वो पहले से इंडिया से पूरी तरह से अभी भी अलाइन नहीं हुआ है, वो अपनी देश की बात और कश्मीर का राग आलाप रहा है। चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन ये डिसएंगेजमेंट में
रशिया ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अब आप ध्यान से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो पुतिन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक साथ एक कतार में बैठा करके युद्ध खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस दुनिया के ऊपर जो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो इस समय शांत हो जाएगा। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि पॉलिसियां भले ही कमला हैरिस ये दिखा दे कि इंडिया के लिए हम बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन अगर उनकी पॉलिसियों की वजह से इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी पुश ऑन हो जाए या फिर इंडिया के जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का प्रभुत्व जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कम हो जाए, तो ऐसे में मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ये इंडिया के लिए बेहतर चॉइस है। बिल्कुल, आपका मत तो एकदम क्लियर है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी नतीजे में कम से कम 24 से 48 घंटे तो हैं ही, दोनों ही कैंडिडेट्स अगर आते हैं तो एकदम संक्षेप में आप बता दीजिए कि भारत के लिए फायदा क्या होगा। नुकसान तो हम समझ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला फायदा अगर हमें कमला हैरिस की तरफ से मिलेगा तो नंबर 1 में फायदा यह है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज में इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। जो हायर स्टडीज और जो एंटरप्रेन्योर क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, उसके लिए ये वीजा के साथ साथ अमेरिका में काम करना पहले से बेहतर होने की संभावना है और यही उन्होंने चुनाव में प्रॉमिस भी किया है। इसके अलावा टैरिफ और ड्यूटीज जो इंडिया के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन चल रहे हैं, इसके बारे में जो कमला हैरिस है उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा इंडिया के बारे में वो बहुत ही कॉशियस हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है अपने स्टेटमेंट में जिससे इंडिया को नुकसान पहुंचे। तो वी बिलीव कि अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत के प्रति उनका रवैया जो है वो लचर, थोड़ा सा नरम होगा, जिससे इंडिया को फायदा हो। ये सबसे प्रमुख फायदे हैं कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद पे यदि चुनी जाती हैं तो। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप एक पर्सन, एक करिश्माई व्यक्तित्व अमेरिका के लिहाज से है और इसलिए अमेरिका के लोग अमेरिका फर्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप का, आप नेटफ्लिक्स पे जाइए, चल रही है कि ट्रम्प्स ड्रीम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो इस तरह के जो एक ड्रीम है वो ड्रीम दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो जब वो ड्रीम देगा तो उनको एक अच्छे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी अपने कंट्री को और मजबूत करने की। वर्ल्ड के मैप में रैंकिंग में नंबर 1 है, लेकिन मजबूती से वहां रहने की, तो वो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को खुली छूट दे देंगे कि आप यहाँ पर आगे बढ़े। शुक्रिया। जहां तक बात है यूक्रेन वॉर की, तो उसमें हो सकता है कि जो बाइडेन से ये अलग रुख अपनाए जिसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल आपने एकदम सही बताया। समय का अभाव है इसलिए मैं बीच में बोलने की माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर जी, ये बिल्कुल सरीखे से एक एक करके सारे फायदे और नुकसान को समझाने के लिए, और यूएस इलेक्शंस पर खासकर जो ईटी नाउ स्वदेश पे कवरेज है वो पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल्स में कि आप पर क्या इंपैक्ट होगा वो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार में दिन के निचले स्तर से हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन 200 अंक संभलने के बावजूद निफ्टी 310 अंक गिरकर 24,000 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 450 अंकों से ज्यादा की कमजोरी रही है। निफ्टी ने 2 मंथ लो के लेवल को टच किया। साथ ही साथ अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी 24,100 से लेकर 24,500 के बीच में ट्रेड कर रहा था पिछले 6-7 सेशन से, तो एक कंसोलिडेशन सा बना हुआ था। लेकिन आज निफ्टी ने वो कंसोलिडेशन ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो मिड कैप भी लाल निशान में बंद हुआ, तो स्मॉल कैप की बात करें तो जो 5 सेशन से लगातार खरीदारी कर रहा था वो भी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर हमें लाल निशान में नजर आते हैं। एनर्जी और फार्मा जो 2 सेशन से लगातार खरीदारी कर रहे थे वो भी लाल निशान में बंद हुए, जबकि रियल्टी 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। मेटल एफएमसीजी में भी हमें बिकवाली नजर आए 1% से ज़्यादा की। निफ्टी बैंक की स्पेशली बात की जाए तो उसका जो सपोर्ट था 51,500 का, उससे भी तोड़ता हुआ नीचे आता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बेयरिश सेशन रहा है।
अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारी सहयोगी अशेषा आपको बताएंगी कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। बिल्कुल, आज 5 का पंच में सबसे पहले 2 नतीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सन फार्मा एडवांस रिसर्च यानी स्पार्क, जहां पर 5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में नतीजों के बाद दिखी। रेवेन्यूज की बात करें तो करीब 40% की गिरावट दिखी सालाना आधार पर, और मार्जिन्स लॉस भी एक्सपैंड होता हुआ नजर आया। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे थे, जिसके चलते स्टॉक 5% पिटा। इसी के साथ एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहां पर 3.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। रेवेन्यूज में तो सुधार था 4% का, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो यहां पर इम्पैक्ट दिखा, जिसके चलते स्टॉक 3.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ सन फार्मा की बात करेंगे। यूएस कोर्ट ने सन फार्मा के एक ड्रग के लॉन्च को जो मंजूरी मिलने वाली थी उस पर रोक लगा दी गई है। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया, जिसके चलते इस स्टॉक में भी गिरावट दिखी, और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी सन फार्मा को लेकर आई थी। बाजार में गिरावट थी, लेकिन इन्फो एज इस स्टॉक पर नजर डालेंगे, करीब 2.5 से 3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हायरिंग ट्रेंड्स की बात करें तो सालाना आधार पर अक्टूबर के महीने में करीब 10% का ग्रोथ दिखा, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, जिसके चलते इस स्टॉक में करीब 2% की तेजी दिखी। और लास्ट में ऑटो सेक्टर से M&M की बात करेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो आई ही, लेकिन इसी के साथ ऑक्टो बिक्री के आंकड़े आए थे, वो भी काफ़ी कमज़ोर थे। कोटक सिक्योरिटीज़ ने स्टॉक को अपग्रेड किया, खरीदारी की राय दी, और उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ट्रैक्टर सेल्स में रिकवरी दिखाई दे सकती है। और गोल्डमैन सैक्स ने भी M&M को APAC कन्विक्शन लिस्ट में ऐड किया। खरीदारी की राय 3,600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो ऑटो बिक्री के आंकड़े और कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते M&M में भी आज एक्शन दिखा। कोल्ड ड्रिंक सेगमेंट के बाद रिलायंस कंज्यूमर अब स्नैक्स कैटेगरी में अपनी पैंट बनाने के लिए स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के ट्रेड मार्जिन बढ़ा दिए हैं। खबर पर और जानकारी दे रहे हैं अंजलि पालोट। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने स्नैक्स कैटेगरी, जिसमें बिस्किट्स, नमकीन और चिप्स इंक्लूड होते हैं, उनके लिए ट्रेड मार्जिन्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा ऑफर कर रहा है। सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के लिए जो मार्जिन्स रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। सुपर स्टॉकिस्ट के लिए रिलायंस 6.5% तक की मार्जिन्स दे रहा है, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसके लिए 3 से 5% तक ही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रिलायंस 8% की मार्जिन्स और 2% के इंसेंटिव्स ऑफर कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड इसमें 6 से 6.5% तक की मार्जिन्स का है। रिलायंस कंज्यूमर्स रिटेलर्स को भी 20% तक की मार्जिन्स ऑफर कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इस रिटेलर्स के लिए 8 से 15% तक की है। इसी के साथ रिलायंस कंज्यूमर्स अपना FMCG सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने कोला ब्रांड कैंपा के लिए भी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने प्राइसेस काफ़ी कम रखी थी, जिसके वजह से बाकी कंपेटिटर्स को भी अपनी प्राइसिंग में कुछ कट्स लाने पड़े थे। शुक्रिया अंजलि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।